नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे लेकर समाज में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसे आमतौर पर ADHD कहा जाता है। हम अक्सर इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन आज हम इसके पीछे के असली विज्ञान, इसकी न्यूरोबायोलॉजी और जीवन भर इसके असर को डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ ध्यान भटकने या बचपन की चंचलता वाली बात बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत ही रियल बायोलॉजिकल कंडीशन है। तो चलिए इसके साइंस को अनपैक करते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे डेटा में गोता लगाते हैं। स्क्रीन पर ये 74% का जो आंकड़ा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रहा है। दरअसल ADHD की अनुवांशिकता या हेरिटेबिलिटी की दर 74% है। ये सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक स्थितियों के लगभग बराबर है। ये एक ही झटके में उस पुराने मिथक को तोड़ देता है कि ADHD खराब पेरेंटिंग, अनुशासन की कमी या महज आलस्य का नतीजा है। साइंस हमें बहुत क्लियरली बता रहा है कि इसकी जड़ें हमारे DNA में हैं। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले ADHD ब्रेन की न्यूरोबायोलॉजी, उसके बाद इसके कारण और रिस्क फैक्टर्स, फिर हम देखेंगे कि जीवन भर इसका निदान कैसे होता है, जेंडर का इस पर क्या असर पड़ता है, और अंत में इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट की बात करेंगे। सेक्शन 1, दी ADHD ब्रेन न्यूरोबायोलॉजी अनवील्ड। आइए समझते हैं कि इसके पीछे का जीव विज्ञान क्या है। मेडिकल साइंस ADHD को बहुत ही स्पष्ट रूप से एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मानता है। आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे ब्रेन के विकास से जुड़ी एक जटिल स्थिति है, जिसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। ये कोई ऐसा फेज नहीं है जो उम्र के साथ अपने आप गायब हो जाए। इसमें इनअटेंशन यानी ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और इम्पल्सिविटी के लक्षण लगातार बने रहते हैं, और ये लक्षण इंसान के रोजमर्रा के कामकाज को काफी गहराई से प्रभावित करते हैं। अब एक ADHD ब्रेन शारीरिक और रासायनिक रूप से एक न्यूरोटिपिकल ब्रेन से अलग कैसे होता है? यहाँ ठोस वैज्ञानिक प्रमाण हैं। सबसे बड़ा अंतर डोपामाइन और नॉर्पेनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की कमी है। ये वो केमिकल्स हैं जो हमारी प्रेरणा और फोकस को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही ब्रेन का फ्रंटल लोब अलग तरीके से काम करता है। यहाँ तक कि ग्रे और वाइट मैटर के वॉल्यूम में भी मापने योग्य कमी होती है। ये फिजिकल और केमिकल बदलाव सीधे तौर पर किसी भी इंसान के एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी प्लानिंग करने और काम को पूरा करने की क्षमता को बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कारण और रिस्क फैक्टर्स, जेनेटिक्स से परे की दुनिया। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ADHD सिर्फ जेनेटिक्स से तय नहीं होता। ये जेनेटिक्स और हमारे पर्यावरण के बीच का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन है। 70 से 80% आनुवांशिकता दर एक मजबूत बेस तो बनाती है, लेकिन कई बाहरी और पर्यावरणीय कारक इस सोई हुई कंडीशन को ट्रिगर करने का काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक पहेली की तरह है, जहां कई टुकड़े मिलकर पूरी तस्वीर बनाते हैं। रिसर्चर्स ने कुछ ऐसे स्पेसिफिक एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स की पहचान की है जो इसका खतरा बढ़ा देते हैं। इनमें जन्म से पहले लेड या मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिन्स के संपर्क में आना, या प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग और अल्कोहल का सेवन शामिल है। इसके अलावा जन्म के समय कम वजन, समय से पहले जन्म, या फिर बचपन के शुरुआती सालों में कोई गंभीर ट्रॉमा या सिर की चोट भी उन लोगों में ADHD को ट्रिगर कर सकती है जिनमें इसका जेनेटिक रिस्क पहले से होता है। हमारा तीसरा सेक्शन है जीवन काल में डायग्नोसिस, लक्षण और टूल्स। आइए देखते हैं कि उम्र के साथ इसकी पहचान कैसे की जाती है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ADHD हर किसी में एक जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। क्लिनिकली इसके 3 अलग-अलग टाइप्स होते हैं। पहला है प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, जिसमें मुख्य रूप से फोकस करने में दिक्कत होती है। दूसरा है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव, जिसमें शारीरिक बेचैनी और बिना सोचे समझे काम करने की प्रवृत्ति हावी रहती है। और तीसरा है कंबाइंड टाइप, जिसमें इन दोनों के ही लक्षण मौजूद होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्लिनिकल क्राइटेरिया के बारे में हमारी समझ को कैसे बनाता है। DSM-5 के लेटेस्ट अपडेट्स ये साफ करते हैं कि डायग्नोसिस के लिए लक्षण 12 साल की उम्र से पहले दिखाई देने चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ये लक्षण कम से कम 2 अलग-अलग सेटिंग्स में, जैसे घर और स्कूल या घर और ऑफिस में कामकाज को स्पष्ट रूप से प्रभावित करने वाले होने चाहिए। एक सटीक डायग्नोसिस डॉक्टर के क्लिनिक में सिर्फ 10 मिनट की बातचीत से नहीं हो सकता। इसके लिए क्लिनिशियंस वैलिडेटेड और साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वयस्कों की शुरुआती स्क्रीनिंग के लिए ASRS और बहुत ही डिटेल क्लिनिकल इंटरव्यू के लिए DIVA-5 का इस्तेमाल होता है।
एक सही डायग्नोसिस के लिए कई सेशंस, बचपन की पूरी हिस्ट्री और फंक्शनल इम्पेयरमेंट के व्यापक आकलन की जरूरत होती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि उम्र के साथ लक्षण कैसे बदलते हैं। जो चीज़ बचपन में क्लासरूम में दौड़ने या फिजिकल हाइपर एक्टिविटी के रूप में दिखती है, वो अक्सर वयस्कों में एक बहुत ही थका देने वाली इनर रेस्टलेसनेस या आंतरिक बेचैनी में बदल जाती है। एक अडल्ट शायद अपनी कुर्सी पर बिल्कुल शांत बैठा दिखे, लेकिन उसका दिमाग लगातार दौड़ रहा होता है। विचार कभी शांत नहीं होते और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीज़ों को टालने की आदत एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। सेक्शन 4, द जेंडर गैप, हार्मोन और मिसडायग्नोसिस। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर बहुत कम बात होती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या पुरुषों और महिलाओं में ADHD का प्रेजेंटेशन बुनियादी तौर पर अलग होता है? डेटा दृढ़ता से बताता है कि हाँ, महिलाओं और लड़कियों में अक्सर इनअटेंटिव प्रकार के लक्षण ज्यादा होते हैं, जो बाहर से विघटनकारी नहीं लगते। वे शायद क्लास में चुपचाप बैठी रहें, लेकिन उनका दिमाग ख्यालों में खोया रहता है। यही वजह है कि बचपन में उनका डायग्नोसिस अक्सर छूट जाता है और वे जीवन में बहुत बाद में मदद मांगती हैं, जब रोजमर्रा के काम संभालना भारी पड़ने लगता है। महिलाओं में इन लक्षणों के अलग होने के पीछे एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोबायोलॉजिकल वजह है, एस्ट्रोजन और डोपामाइन का कनेक्शन। फीमेल सेक्स हार्मोन, खासतौर पर एस्ट्रोजन, सीधे तौर पर ब्रेन के डोपामिन एक्टिविटी को इम्पैक्ट करता है। चूंकि ADHD में पहले से ही डोपामाइन की कमी होती है, इसलिए एस्ट्रोजन के लेवल में होने वाला कोई भी उतार चढ़ाव ADHD के लक्षणों की गंभीरता को बहुत गहराई से बदल देता है। इन हार्मोनल बदलावों को एक वॉल्यूम डायल की तरह समझें। जब यौवन की शुरुआत होती है या फिर सिवियर PMDD, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और खासतौर पर पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान जब एस्ट्रोजन तेजी से गिरता है, तो ADHD के लक्षणों का वॉल्यूम एकदम फुल हो जाता है। इन बड़े हार्मोनल शिफ्ट्स के दौरान जीवन भर काम करने वाली कोपिंग स्ट्रैटेजीज या दवाएं भी अचानक बेअसर महसूस हो सकती हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल स्थिति है। अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें सेक्शन पर, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट, एक मल्टी मॉडल अप्रोच। इसे मैनेज करने के लिए कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। एविडेंस बेस्ड रणनीति एक मल्टी मॉडल अप्रोच की मांग करती है। इसका मतलब है कि सबसे बेहतरीन नतीजे तब मिलते हैं जब दवाओं को बिहेवियरल थेरेपी, वर्कप्लेस या स्कूल के अकोमोडेशन और लाइफस्टाइल में किए गए सही बदलावों, जैसे भरपूर नींद, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के साथ जोड़ा जाता है। यह एक संपूर्ण लाइफस्टाइल को सपोर्ट देने के बारे में है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो ये है कि स्टिमुलेंट यानी उत्तेजक दवाएं वास्तव में एक हाइपर एक्टिव ADHD ब्रेन पर एकदम शांत प्रभाव डालती हैं। सुनने में ये उल्टा लगता है ना, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दवाएं डोपामाइन और नॉरपेरिफ्रिन को बढ़ाकर ब्रेन के उन हिस्सों को जगाती हैं जो हमारे फोकस और आवेग को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही उन लोगों के लिए नॉन स्टिमुलेंट मेडिकेशंस भी हैं जिन्हें एक अलग न्यूरोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन सिर्फ दवाएं ही सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। थेरेपी और स्ट्रक्चरल सपोर्ट बिल्कुल क्रूशल है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT उन नेगेटिव थॉट्स को तोड़ने में मदद करती है जो सालों की असफलताओं की वजह से बन जाते हैं। बच्चों के लिए स्कूलों में 504 प्लान्स बहुत जरूरी हैं ताकि उन्हें सीखने का समान अवसर मिले। वहीं वयस्कों के लिए वर्कप्लेस पर छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स या फिर बॉडी डबलिंग यानी किसी और की मौजूदगी में काम करना प्रोडक्टिविटी के लिए एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। इन सभी साइंटिफिक फैक्ट्स को देखने के बाद हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इस एक्सप्लेनियर को खत्म करते हैं। जब विज्ञान इतनी स्पष्टता से साबित कर चुका है कि ADHD कोई कमी या आलस्य नहीं बल्कि एक आजीवन चलने वाली बायोलॉजिकल रियलिटी है, तो क्या हमारा समाज इन न्यूरोडाइवर्जेंट दिमागों को बेहतर तरीके से सपोर्ट करने के लिए खुद को अडैप्ट कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।